हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार आप सभी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं। जैसे अगर सब बात करें कि कौन पेपर आता है, हालांकि जैसे आपका दिल्ली पुलिस की बात कर लें तो दिल्ली पुलिस आपके गिने चुने 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, कितने 40 से 45 दिन आपके गिने चुने बचे हुए हैं। ठीक, तो एक पेपर होगा उसका हो गया। और इसके बात करें तो अभी आपको मतलब देख रहे होंगे काफ़ी मतलब चर्चा में एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की। तो वो भी आपके नवंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, और फरवरी मार्च में उनका भी मतलब डेट क्लियर कर दिया गया उनके पेपर का। ठीक है, तो एक अच्छा साल मतलब ये रहने वाला, मतलब शुरू से ही था। और इस बार भी आगे चल के भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। और ये भी मतलब पता चल रहा है कि जैसे जीडी में लगभग 50 के आसपास, 50,000 से कम तो नहीं को उम्मीद कर सकते, मतलब 50,000 के आसपास ही एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक, और अभी हालांकि दिल्ली पुलिस चल ही रहा है, और इसके बाद यूपीपी जो आपके काफ़ी वेट करा रहा है, वो भी जब भी आएंगे ज़रूर, लेकिन मतलब अभी टाइम लग रहा है ज़रूर, लेकिन आएंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी के साथ, वो भी आपके 50 प्लस ही है। ठीक है, तो अपने तैयारी को इसी लय में करते रहिए। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। ऑप्शन ए दिया आपका बेतवा नदी, ऑप्शन बी दिया आपका चिनाब नदी, ऑप्शन सी दिया आपका चंबल नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका घाघरा नदी। तो पूछा है नेपाल हिमालय से, मतलब हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। अगर हम पूछे नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है आपकी घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी जो है आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो और हम पूछे अगर बेतवा नदी की बात करें, बेतवा नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, मतलब जो कि आपकी विंध्य पर्वत के, मतलब विंध्य पर्वत से बोले तो विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? आपकी बेतवा नदी निकलती है। और हम चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी जो आपके बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और चंबल नदी की अगर हम बात करें, किसकी? चंबल नदी की, तो ये आपके जाना पाओ की पहाड़ी, ये भी आपके विंध्य पर्वत से, कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है। सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है। ऑप्शन ए दिया आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी दिया आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी दिया मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी क्या दिया है? मनमोहन सिंह। तो पूछा है सर्वाधिक बार भारत किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है। ये कौन किए हैं? कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे टोटल कितनी बार इन्होंने झंडा फहराया, इन्होंने टोटल आपके लाल किले पे 17 बार आपके झंडा फहराए हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने कितनी बार? तो टोटल आपके 10वीं बार। कितनी बार? 10वीं बार ये आपके मतलब देश को संबोधित कर चुके हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी कितनी बार? 10वीं बार। ठीक है, और 10वीं बार ये था इनका। ठीक, और सबसे अधिक बार बात करें, सबसे अधिक बार आप हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितनी बार? टोटल आपके 17 बार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1915, ऑप्शन बी दिया 1918, ऑप्शन सी दिया 1929, और ऑप्शन डी दिया आपको 1921। तो कौन सा सत्याग्रह की बात कर रहा है? अहमदाबाद सूती मिल मजदूर। ये कब हुआ था? हुआ था आपका 1918 में। यानी ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन डी बी हमारा क्या होता है? सही आंसर होता है। अगर हम गांधी जी के और मतलब किसकी बात करें, सत्याग्रहों की बात करें, तो सबसे पहला सत्याग्रह पूछा जाता है भारत में, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये था आपका कौन सा? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पर? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह।
1917 में कौन सा पहला सत्याग्रह भारत का पूछे तो जाएगा 1917 का कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद हुआ था आपका 1918 खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918। इसी में हुआ था 1918 में, कौन सा है ये आपको ऊपर भी बताया, कौन सा, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। एक था आपका 1919 में कौन सा था, इसमें हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था 1919 में, ठीक है। और 1920 में बात करें, 1920 में था आपका असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। इसी प्रकार बात करें कहाँ पर, इधर लिख लेते हैं 1930 में, 1930 में था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक था आपका 1942 में था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। फिर से देख लेते हैं 1917 की बात करें तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। और इसके बाद बोला था 18 में बात करें 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। 1919 की बात करते हैं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन था, और 1920 की बात करें तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन था, और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। ऑप्शन ए दिया आपका अग्न्याशय, ऑप्शन बी दिया आपका छोटी आंत, ऑप्शन सी दिया आपका पेट, और ऑप्शन डी दिया आपका बड़ी आंत। ऑप्शन डी क्या दिया है, बड़ी आंत, ऑप्शन डी दिया आपका बड़ी आंत, ठीक है। तो हमारे पाचन तंत्र का अगर पूछे किस हिस्सा, मतलब पाचन तंत्र के किस हिस्से में वसा का पाचन होता है, तो होता है आपका छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थित था। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय यानी इसका मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए दिया आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपका कोलकाता, और ऑप्शन डी दिया आपका पुणे। ऑप्शन डी क्या दिया है, पुणे। तो जब पूछ रहा है मतलब शुरुआत में जब इसकी स्थापना, पहले से हम बात कर लो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। अधिनियम कब था, तो अधिनियम था 1934 का ये अधिनियम था, ठीक है। तो अगर पूछे स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, ये था आपके कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका वर्तमान में मुख्यालय है, ठीक है। वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। अगर पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। यानी इसके गवर्नर पूछे वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पे शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं, ये आपके 25वें नंबर के। इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे आपके उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित पटेल ये थे आपके 24वें नंबर के। पूछे अगर 23वें नंबर के कौन थे, 23वें नंबर कौन थे, ये थे आपके रघुराम राजन जी, ठीक है। रघुराम राजन, ठीक। देख लेते हैं फिर से। कोई आरबीआई की स्थापना पूछे थे 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कब का था, अधिनियम था 1934 का। मतलब स्थापना के समय अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर था, कोलकाता में था। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में अगर पूछे इसका मुख्यालय कब आया था, तो आया था इसका 1937 में। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पर आया था, मुंबई में इसका मुख्यालय कर दिया गया था, ठीक है। अगर पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक। वर्तमान में अगर से इसके गवर्नर कौन है, तो यह शक्तिकांत दास हैं। इसके किस नंबर के थे, 25वें नंबर के। 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे, और 23वें नंबर के आपके रघुराम राजन जी थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से
देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है आपके निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए दिया आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया आपका नेपाल, ऑप्शन सी दिया आपका अर्जेंटीना और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी किया दिया इनमें से कोई नहीं। तो पूछा वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपके नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। अगर पूछे नेपाल की राजधानी कहाँ पर, तो आपके काठमांडू में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगर फिर नेपाल के मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। अगर पूछे इसकी संसद, नेपाल के संसद को किस नाम से जानते हैं? किसे? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। किसे? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत क्या है? नेपाल की संसद। नेपाल की संसद क्या है? नेपाल की संसद क्या है? आपका राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। राजधानी हो गया आपका काठमांडू। और मुद्रा की बात करें तो हो जाएगा आपके नेपाली रुपया। अगर पूछे राष्ट्रीय गान क्या है, मतलब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है नेपाल का? नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आपका सयो। क्या है? सयो थुंगा। क्या है? सयो थुंगा। सयो थुंगा। क्या है? सयो थुंगा फुलका। सयो थुंगा फुलका। ठीक है। राष्ट्रीय गान लिख लीजिएगा। क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान की बात करें, राष्ट्रीय ज्ञान है आपका सयो थुंगा फुलका। सयो थुंगा फुलका। ठीक है। फिर से एक बार लिख लीजिएगा। सयो थुंगा फुलका राष्ट्रीय ज्ञान है। संसद की बात है राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा की बात करें नेपाली रुपया। और राजधानी की बात करें तो आ जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है। काठमांडू। अगर पूछे पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पशु। अगर पूछता है एकदम राष्ट्रीय पशु, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। गाय राष्ट्रीय पशु क्या है? यह है आपका गाय। कहाँ का? नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? ये आपकी गाय है। क्या है? गाय। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि ठीक, अगला क्वेश्चन दिया 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? ऑप्शन ए दिया आपका जहांगीर, ऑप्शन बी दिया आपका हरिहर और ऑप्शन डी दिया अकबर और ऑप्शन डी दिया आपका ऑप्शन सी दिया आपका अकबर और ऑप्शन डी दिया आपका निजाम शाह। तो 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को पूछे किसने हराया था? तो हराए थे आपके अकबर, क्योंकि उस समय किसका शासनकाल था? उस समय थे आपके अकबर। कौन थे? अकबर ही आपके उसके उसमें आपके शासनकाल थे। कब से कब तक था इनका शासनकाल? 1556 से 1605 तक आपके अकबर मुगल सम्राट रहे थे। ठीक है। कौन कब से कब तक? 1556 से 1605 तक। 1605 तक। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें महाराणा प्रताप को किसने हराया था? इसमें अकबर ने हराया था। ठीक है। और अगर हम अकबर से रिलेटेड बात करें तो हुआ था 1556 में कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का सेकेंड युद्ध। अगर पूछिए किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अकबर था और एक थे आपके हिंदू राजा। कौन थे? हेमू। कौन थे? हेमू। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। और हेमू आपका हार गया था। ठीक। इसी के बाद एक युद्ध था उनका कब का? 1567। 1567 का कौन सा युद्ध है? थानेसर का युद्ध। थानेसर का युद्ध कब? 1567 में। ठीक है। इसमें अगर पूछे किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था आपका अकबर और सन्यासियों के दो मतलब सन्यासियों के बीच हुआ था। इसमें जो है आपका अकबर ने सन्यासियों के दो प्रतिद्वंदी को हरा दिया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कलामंडलम राजन ने। किसने? कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया है? 2009 कौन सा पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009। ठीक। ऑप्शन ए दिया आपका कथकली, ऑप्शन बी दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन सी दिया आपका कथक और ऑप्शन डी दिया आपका ओडिसी। ऑप्शन डी क्या दिया है? ओडिसी। तो कलामंडलम राजन की हम बात करें, कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं? देखिए आपकी कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के लिए। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है
ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके केरल का है। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है। भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम कहाँ का है? आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, अब आपको हम कल बताए थे मतलब तमिलनाडु का किस तमिल ग्रंथ में मतलब अनुवाद मिलता, मतलब भरतनाट्यम के बारे में किस तमिल ग्रंथ में मतलब जानकारी मिलती है, तो है आपका शिल्पाधिकारम। कौन सा ग्रंथ है? शिल्पाधिकारम में भरतनाट्यम के बारे में आपको जानकारी मिलती है। कौन सा है? शिल्पाधिकारम। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम के बारे में हमने आपको 4 शब्द बताए थे। क्या बताया था? एक था आपका सदीर, जबकि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदीर। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम का शुरुआत कहाँ से होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है, तो आपका आला रिपुस होता है। कहाँ से? आला रिपुस होता है। अगर पूछे समाप्ति कहाँ से होती है, समाप्ति होती है फिर थिल्लाना से, थिल्लाना से। ठीक, और इसमें जो भरतनाट्यम जो आपके गायन का काम करते हैं, मतलब जो गायन का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नट्टूवार, उन्हें नट्टूवार कहते हैं। और एक शब्द याद रखिएगा, नटवरी, नटवरी वो किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके कथक को। कथक जो कहाँ का है? ये आपके उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपके कथक है। ठीक है, और ओडिसी की हम बात करें, ओडिसी कहाँ का है? तब उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। 4 यहाँ पे आप देख लिए, 4 और की बात कर लें अगर से, कथकली केरल हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का हो गया, मोहिनीअट्टम भी आपके केरल का है। एक है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और असम का है आपका एक सत्रिया, असम का क्या है? सत्रिया। ठीक है, ये सब आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, थॉमस रो मुगल सम्राट, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? जो थॉमस रो अंग्रेज था मुगल सम्राट से मुगल सम्राट जहांगीर से जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन ने दिया आपका आगरा, ऑप्शन भी दिया आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी, और ऑप्शन डी दिया आपका अजमेर। ऑप्शन डी क्या दिया है? अजमेर। तो अगर पूछे थॉमस रो मुगल सम्राट से किस किले में मिला था, तो मिला था आपके अजमेर के किले में। किसमें? अजमेर के किले में मिला था। कब मिला था? तो मिला था आपका 1615 में अजमेर के किले में। किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। और मतलब जहांगीर से और एक मतलब कैप्टन हॉकिंस में मिला था। किसने? कौन? कैप्टन हॉकिंस में मिला था। अगर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कब मिला था? तो मिला था आपके 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मिला था। किससे? जहांगीर से। कहाँ पर मिला था? तो राज दरबार में मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ने दिया आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ये है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर मानवाधिकार आयोग की बात करें, मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछे वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? तो आपके अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी नृत्य। ऑप्शन ने दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका ऑप्शन बी दिया आपका पंजाब, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड, और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी क्या दिया है? कर्नाटक। अगर हम बिरहोर नृत्य की बात करें, बिरहोर नृत्य की बात करें तो कहाँ का है? ये आपके झारखंड का एक आदिवासी नृत्य है। क्या है? आदिवासी नृत्य है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपको राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ऑप्शन बी दिया आपका राज्य आपातकाल के समय, ऑप्शन सी दिया आपका वित्तीय आपातकाल के समय, और ऑप्शन डी दिया आपका महामारी आपातकाल के समय। तो अगर पूछे किस परिस्थिति में अगर भारत में जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें कम किया जाता है, तो किया जाता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे कम किया जाता है। कम क्या बोले तो मतलब कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें आपको समाप्त कर दिया जाता है। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपके समाप्त नहीं होते हैं? ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो समाप्त नहीं होते हैं? ठीक है,
कौन से मौलिक अधिकार आपके समाप्त नहीं होते, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार मतलब कौन से अनुच्छेद हैं, सॉरी कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपके भारत में मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट मतलब बीच स्थित है, मतलब किसके बीच स्थित है ना। ऑप्शन ए दिया भारत और नेपाल, ऑप्शन बी दिया आपका भारत और भूटान, ऑप्शन सी दिया आपका नेपाल और तिब्बत, और ऑप्शन डी दिया आपका भारत और तिब्बत। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कितनी इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई आपके 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगर करेक्ट की बात करें तो हो जाएगा आपका 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, माउंट एवरेस्ट की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर पूछे कहाँ पर है तो आपका नेपाल और तिब्बत के बीच है। किसके बीच है, नेपाल और तिब्बत के बीच कौन सी चोटी है, आपके माउंट एवरेस्ट चोटी, जो कि आपके विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ऑप्शन ए दिया आपका नादिर शाह, ऑप्शन बी दिया आपका शाहजहां, ऑप्शन सी दिया आपका औरंगजेब, और ऑप्शन डी दिया आपका बाबर। तो इब्राहिम लोदी को, सॉरी इब्राहिम, हाँ ठीक, तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना था, तो बने थे आपके बाबर। कौन, बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी को उन्होंने कब हराया, तो उन्होंने हराया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सम्राट की नींव रखी, ठीक है। अगर पूछे मुगल सम्राट के संस्थापक कौन है, तो आपके बाबर है। कौन है, बाबर आपके मुगल सम्राट के संस्थापक है। आप बोले तो मुगल सम्राट के पहले सम्राट कौन है, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट कौन है, तो अभी आपके बाबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। ऑप्शन ए दिया आपका वृंदा राठी, ऑप्शन बी दिया आपका क्लियर प्लोसाक, ऑप्शन सी दिया आपका किम कॉटन, और ऑप्शन डी दिया आपका सुषमा पटेल। ऑप्शन डी क्या दिया है, सुषमा पटेल। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली अगर पीछे पहली महिला अंपायर कौन है, तो आपके किम कॉटन है। कौन है, किम कॉटन, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम क्लियर प्लोसाक की बात करें तो ये कौन है, तो आपके टेस्ट और वनडे के मैच में अगर से पहली महिला अंपायर पूछे तो हो जाएंगे आपके क्लियर प्लोसाक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए दिया आपका 77%, ऑप्शन बी दिया आपका 21%, ऑप्शन बी दिया आपका 14%, और ऑप्शन डी दिया आपका 7%। तो अगर हम वयस्क व्यक्ति की बात करें तो इसमें लगभग कितने लीटर खून होता है, तो होता है आपके 5 से 6 लीटर, जबकि आपके शरीर के 7 से 8% के करीब होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है कितना होता है, 7%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया आपका आर दोराई-स्वामी, ऑप्शन बी दिया आपका संबित पात्रा, ऑप्शन सी दिया आपका जयंत सवड़कर, ऑप्शन डी दिया आपका पी ऋषि। ऑप्शन डी क्या दिया है, पी ऋषि। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक अगर पूछे किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया कब, आर दोराई-स्वामी। किसे, आर दोराई-स्वामी का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिया आपका बंगलुरु, ऑप्शन सी दिया आपका नई दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया आपका पुणे। ऑप्शन डी क्या दिया है, पुणे। तो एप्पल की बात करें, एप्पल कंपनी ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है, तो खोला आपके मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में इन्होंने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले
गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड और ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल। तो अगर हम पूछे हाथी प्रोजेक्ट जो है आपको कब आया था, तो आया था 1992। हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो 1992 में आया था। ठीक है, अगर पूछे ये 30 वर्ष हो चुके हैं इसे आए, इसके उपलक्ष्य में पहले गज मतलब पहले गज उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो किया है असम में। असम के किस मतलब राष्ट्रीय उद्यान में? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका मतलब उद्घाटन मतलब उत्सव आयोजन किया गया है। इसके द्वारा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका मतलब आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।